वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने संसद की बात की थी पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्षों के बारे में। इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा पूरे इस चैप्टर को। तो इसमें हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के इतिहास की बात। तो लोकसभा के अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है ये बहुत पहले से ही लिया गया है। 1919 में जब अधिनियम आया था उसी समय ये लाया गया था। 1919 के अधिनियम से ही लोकसभा अध्यक्ष का पद लाया गया, लेकिन उस समय इसे लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं कहा जाता था, इसे प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट के नाम से इसे जाना जाता था। 1919 अधिनियम में लाया गया और 1921 से ये प्रभावी हुआ था। 1921 है उससे पहले भारत के जो गवर्नर जनरल है वही इसे क्या करते थे, केंद्रीय विधान परिषद की बैठक का पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर लिया करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1921 के बाद जब ये ले आया गया तो 1921 में भारत के गवर्नर जनरल ने पहली बार किसी को नियुक्त किया। पहले तो वो खुद काम किया करते थे, 1921 के बाद उन्होंने नियुक्ति की। वो व्यक्ति थे फ्रेडरिक वाइट और सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा आपने नाम सुना होगा भारत के। इन्हें नियुक्त किया। इनकी नियुक्ति के बाद यही जो हुए, ये क्या हुए, पहले अध्यक्ष कौन था, फ्रेडरिक वाइट। पुराने समय में जब अंग्रेजी शासन था तो उस समय जो अध्यक्ष हुआ करता था वो भी अंग्रेजी ही होगा। भले ही भारतीयों को इसमें अनुमति थी, दे दी गई थी आने के लिए संसद के अंदर, लेकिन उनका जो अध्यक्ष है वो अंग्रेजी शासक का ही कोई अधिकारी होगा। तो उस हिसाब से ही बनाया गया फ्रेडरिक वाइट्स को। तो फ्रेडरिक वाइट हैं वो अध्यक्ष हो गए और उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हो गए। कुछ समय बाद 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल, ये पहले व्यक्ति है जो निर्वाचित हुए। इन्हें तो डायरेक्ट बना दिया था बिना किसी निर्वाचन के। तो विट्ठल भाई जो है ये पहले व्यक्ति हुए जिन्हें निर्वाचन किया गया। तो पहले निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया और ये भारतीय भी थे, ठीक है। ये अंग्रेजी शासन के समय है, वो आपको ध्यान देना है, अंग्रेजी शासन के समय। फिर भारत शासन जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935, जहाँ से हमारे संविधान का अधिकतर भाग लिया गया है, वहाँ से ही इस पद को हटा करके लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन ये प्रभावी नहीं हुआ। 1947 तक हमारा जो पुराना सिस्टम है प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट का, वो ही चला। 1947 तक वही चला। क्यों चला? क्योंकि जो 1935 का जो अधिनियम है वो संघीय व्यवस्था जो है वो लागू नहीं हो पाई थी, ठीक है। उसके बाद जीवी मावलंकर और अनंत सयानाम अयंगर, ये दो व्यक्ति हैं जिन्हें पहला लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन हुए? जीवी मावलंकर, भारतीय, ये भी भारतीय हैं। अयंगर ये उपाध्यक्ष हुए। ये दोनों पहले व्यक्ति, इनका नाम जरूर याद रखें क्योंकि आज़ादी के बाद इन्होंने ही अपना कार्यभार संभाला था। जीवी मावलंकर संविधान सभा में अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं और साथ में प्रांतीय संसद के अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने 1946 से 56 तक, देश आज़ाद जब पहले हुआ था, आज़ादी से पहले से काम शुरू हुआ इनका, और आज़ादी के बाद 56 मतलब पूरे 10 साल तक ये लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बने रहे। तो इस प्रकार हमारे लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य प्रारंभ होता है हमारे भारतीय संविधान में। अब हम देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष की अन्य विशेष बातें। हम इसमें देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष किस प्रकार कार्य करता है। तो लोकसभा जो है उसके निम्न सदन, लोकसभा मतलब जो कहना चाहते हैं लोकसभा निम्न सदन है किसकी? संसद की। संसद के निम्न सदन का जो अध्यक्ष है, संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष, वो लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं उसी को। वो अनुच्छेद 93 में वर्णित है, वहीं से लिया गया है। इसमें ही लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं और उपाध्यक्ष का भी वर्णन 93 में ही किया गया है। इनका जो निर्वाचन है वो पहली बैठक, इनका निर्वाचन कुछ इस प्रकार से नहीं होगा कि जनता चुनेगी। इसमें क्या होता है, ये बस चुन लिए जाते हैं, किसी प्रकार का चुनाव इसमें नहीं होगा। ये क्या होगा कि जब लोकसभा की जो पहली बैठक होगी, उस लोकसभा की पहली बैठक में जो भी सदस्य चुन करके आते हैं वो लोग ही अपने किसी भी सदस्य को, जो भी जिनको भी वो चाहते हैं, वो उसे लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बिठा देते हैं। तो ये क्या होता है, पहली बैठक के पश्चात
उपस्थित सदस्यों के बीच अध्यक्ष को चुनाव किया जाता है। उसके बाद इनकी पदावधि होती है। साधारणतः इनकी जो पदावधि होती है वो लोकसभा के कार्यकाल तक चलती है। लोकसभा का कार्यकाल जनरली 5 वर्षों का ही होता है 5 वर्षों का। तो 5 वर्ष तक साधारण जो भी लोकसभा बनती है उनके अध्यक्षता करते हैं, किंतु ऐसा कोई आवश्यकता नहीं कि वो 5 वर्ष तक अध्यक्ष पर बने रहें। उससे पहले भी ये क्या होते हैं, लोकसभा के पद से इन्हें हटाया जा सकता है या खुद त्यागपत्र भी दे सकते हैं। तो ये जो हटते हैं वो किस प्रकार से हो सकती है, इससे पहले भी वो मामलों में समाप्त हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार से कि यदि वह सदन का कोई सदस्य नहीं हो जाता, मान लेते हैं कहीं सदस्यता थी और उसके बाद उनकी सदस्यता लोकसभा से हट जाती है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें लोकसभा के पद से, जो अध्यक्ष का पद है, वहां से भी उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। उसके बाद उपाध्यक्ष को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित अगर पद त्याग कर दें, इसका कहने का अर्थ यह है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपने उपाध्यक्ष को लिखित तौर पर हस्ताक्षर करके अपना पद त्याग करता है, तो जिसे इस्तीफा कहते हैं साधारण भाषा में, लोकसभा उपाध्यक्ष को। अब ये प्रश्न बनता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देगा, तो राष्ट्रपति को देने नहीं जाएगा, वो किसे देगा, अपने उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है। यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य जो है बहुमत पारित करते हैं, एक बहुमत लेकर के आएंगे, पूरा बहुमत बना करके उसे अगर निकालना चाहते हैं तो संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटा सकते हैं। ये कब हो सकता है, जब लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व ही इसकी सूचना दी जाएगी। जब ये बात हो रही होगी सदन में, ये लेकर आया जाएगा कि उनको हटाना है, तो जब ये काम चलता होता है उस बीच लोकसभा का अध्यक्ष उस लोकसभा के जो काम हो रहा है उसमें भाग तो लेगा, लेकिन किसी प्रकार का मत नहीं देगा। ठीक है, निर्णायक मत देने का भी उसका हक नहीं होता किसी प्रकार का, जब उसे हटाने के लिए काम चल रहा होता है। तो ये कुछ लोकसभा की पदावधि की बातें थी। उसके बाद देखते हैं इसमें और क्या बातें, नोट क्या है। लोकसभा के विघटन होने पर, अगर लोकसभा जो है वो खत्म हो जाती है, भंग हो जाती है, लोकसभा विघटित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो भी अपना पद खाली नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक आयोजित नहीं हो जाती। जैसी पहली बैठक आयोजित होगी, तो जब आयोजित होगी तो उसी समय दूसरा अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, उसके बाद वो स्वतः ही वहां से हट जाएंगे। तो इस प्रकार से वो बने रहते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उनकी शक्तियां। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने प्रतिनिधियों का क्या होता है, मुखिया होता है। जितने भी लोकसभा के जो सदन के अंदर हैं, जितने भी सदस्य हैं, उसका वो मुखिया हो गया, क्योंकि सदस्यों ने उसे मुखिया बनाया है। वह सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है। सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। सभी संसदीय मामलों में मतलब लोकसभा में जो भी बिल लेकर के आते हैं, जो भी बनाना होता है, विधेयक बनाना होता है, उस पर जो निर्णय वो देता है वो उसका अंतिम निर्णय होता है। ठीक है। सदन की, अब इसमें कुछ जो कार्य हैं वो हम देखते हैं, कुछ कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं। सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए, सदन की कार्यवाही और संचालन के लिए नियम व विधि का निर्वहन करता है। वो खुद भी नियम व विधि का निर्वहन करेगा, कैसे काम होगा, और उसका निर्णय अंतिम होता है। सदन के भीतर वह भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय पूर्वाधारण का अंतिम व्याख्याकार होता है। इसे हम ये कहेंगे कि भारत के संविधान में जो भी लिखा है कि लोकसभा के जो कार्यकाल है, उसकी प्रक्रिया, कार्य संचालन है, उन सबका को यही देखेगा। ठीक है। उसका कर्तव्य है कि गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। सदन को स्थगित करना मतलब सदन की कार्यवाही को थोड़े समय के लिए रोक देना होता है। स्थगन मतलब समाप्ति, विघटन मतलब पूरी तरह से समाप्ति हो जाता है सदन का। स्थगन, सत्रावसान, सत्रावसान मतलब क्या होता है, वो सत्र की समाप्ति। जैसे कभी चलता है, आपने सुना होगा शीतकालीन सत्र, तो वो पूरा जितने भी समय का हो, चाहे वो 1 महीना या कितने भी समय का, तो पूरा जो समय खत्म हो जाता है उसे सत्रावसान कहते हैं। ठीक है। स्थगन, जैसे आज की कार्यवाही चल रही है, तो आज की कार्यवाही अगर आज खत्म हो जाती है या उसे खत्म कर देता है अध्यक्ष कि आज की कार्यवाही यहीं समाप्त होती है, तो उसे स्थगन कहेंगे। विघटन, वो कंप्लीटली पूरे जो 5 साल के लिए जो होता है वो 5 साल के लिए नहीं हुआ,
2 साल बाद ही सरकार ने उसे हटा दिया, विघटित हो गया मतलब भंग हो गया, इस प्रकार की बातें होती है। तो यदि सदन में काम चलना, कोई किसी विधेयक को बात करनी है और उस समय गणपूर्ति नहीं होती है, जो सदस्यों का 1/10 भाग होता है, अगर वो नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कार्य को प्रारंभ नहीं करेगा, स्थगित कर देगा। सामान्य स्थिति में मत नहीं देता, किसी भी विधेयक को लेकर के अगर मत वाली बात आती है जहाँ पे, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष मत नहीं देगा। जब दोनों पक्ष, विपक्ष और पक्ष दोनों के मत बराबर हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। वो उस समय जिस पर भी, अब जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं जोड़ा है मैंने, ठीक है, 50-50 हो गए। अब जाहिर सी बात है कि जिसमें भी वो, चाहे वो इधर या इधर, किसी के भी तरफ अगर वो एक वोट दे देगा तो वही विनर हो जाएगा, वो जीत जाएगा। तो इसीलिए ये निर्णायक मत कह सकते हैं इसको साधारण भाषा में। तो ये निर्णायक मत देने का जो अधिकार होता है वो किसका, लोकसभा अध्यक्ष का होगा। लेकिन ये स्थिति कब होगी, जब ऐसा कहीं द्वंद्व आ जाए कि दोनों ही पक्ष में बराबर मत पड़े हों, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। उसके बाद हम बात करते हैं अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो करता है। संयुक्त के दोनों सदनों की बैठक 108 जो अनुच्छेद हमारा बना हुआ है 108 में ये बातें दी गई है कि जब कभी ऐसी स्थिति जब आती है कि किसी भी विधेयक को लेकर के राज्यसभा में और लोकसभा में कोई बात ना बन रही हो, तो राष्ट्रपति दोनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कि दोनों सदन एक साथ बैठकर इसमें बात करें। जब दोनों सदन एक साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं, उस समय जो अध्यक्षता करेगा वो राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपति ने सिर्फ बुलाया है। उसकी अध्यक्षता करने का जो अधिकार होता है वो लोकसभा अध्यक्ष को ही होता है, उपराष्ट्रपति भी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सभापति है राज्यसभा का। चूंकि राज्यसभा को भी यहाँ पे बुलाया गया है और लोकसभा को भी, लेकिन अध्यक्षता करने का काम लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। इस बात को ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछता है। सदन के नेता के आग्रह पर गुप्त बैठक बुला सकता है। यदि लगता है कि हम 10 लोग बैठ करके बात करके किसी विधेयक को ला सकते हैं या बना सकते हैं, इस प्रकार का कोई भी दिक्कतें होती है, तो जो सदन का नेता होता है वो पक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता, और ये बैठ करके बात करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में वो बुला सकता है। और जब भी इस प्रकार की बातें हो रही होती है तो चेंबर में बिना अध्यक्ष की परमिशन के कोई भी अन्य व्यक्ति वहां पे नहीं जाएगा, उसके लिए उसकी अनुमति आवश्यक होती है। अगला देखते हैं कि अध्यक्ष तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक बहुत ही शक्तिशाली विधेयक होता है और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लाया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लाने के बाद वो विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन बताएगा, लोकसभा का अध्यक्ष ही बताने वाला है। धन विधेयक किस प्रकार का होता है, एक नज़र उससे देख लेते हैं हम। धन विधेयक, जैसे हम संचित निधि से कोई धन निकालना हो, कोई संचित निधि से धन निकालना हो, उसमें धन जमा करना हो, कुछ भी उससे व्यय करना हो, किसी भी प्रकार का खर्च करना हो, यही होता है धन विधेयक। इसी से संबंधित जितने विधेयक हैं संचित निधि से, वो धन विधेयक हैं, ठीक है। तो ये निर्णय कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, की वो धन विधेयक है कि नहीं है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल, ये बहुत चर्चा में है अभी। दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के निर्हरता के लिए प्रश्न का निपटारा करता है कि अगर 10वीं अनुसूची में जो वर्णित है दल बदल, कभी होता है कि कोई व्यक्ति चुना गया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश में सरकार का जो परिवर्तन हुआ और अभी राजस्थान में भी कुछ इस प्रकार का चल रहा था। तो इस प्रकार से जो राजनेता अपना इस दल के होते हैं और दूसरे दल को अपना लेते हैं, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको रोक लगाने के लिए जो दल बदल है वो लेके आएगा। इसमें दल बदल के अलग अलग उपबंध हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर लोकसभा का अध्यक्ष कोई निर्णय देता है तो वो उसका अंतिम निर्णय होता है। लेकिन ये पहले क्या होता था कि इसे न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी, लेकिन बाद में 1992 से ये न्यायालय में जाने लायक है। अगर आपको लगता है कि इन्होंने कुछ गलत निर्णय दिया है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन न्यायालय भी इसमें कुछ
हद तक ही इसमें हस्तक्षेप करेगा, संपूर्ण रूप से नहीं करता। वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियां, जितनी भी लोकसभा में संसदीय समिति बनती है उसके सभापति मतलब जो अध्यक्ष होते हैं उसको नियुक्त करता है। उनके कार्यों को, जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उसका पर्यवेक्षक भी होता है। पर्यवेक्षक मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो क्या है, जो हमने सुपरवाइजर कहते हैं, तो वो सुपरविजन करता है किसका, इन संसदीय समितियों का। तथा वह मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष स्वयं होता है। ये थे लोकसभा के अध्यक्ष की बातें। अब हम इसके अलावा अब देखते हैं, इसके साथ ही इसके सहयोग के लिए एक उपाध्यक्ष भी होगा, जिसकी बातें अनुच्छेद 93 जो 93 है उसमें ही वर्णित है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए सेम अनुच्छेद दिया गया है। इसका निर्वाचन भी जब अध्यक्ष का चुनाव होता है, जब पहली बार लोकसभा को जब बैठक होती है उसमें अध्यक्ष का चुनाव होता है। अध्यक्ष के चुनाव के जस्ट बाद ही लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी चुनाव कर लिया जाता है। इसकी पदावधि कैसे होती है, साधारण 5 वर्षों तक, जैसे लोकसभा का कार्यकाल जैसे आरंभ होता है तो लोकसभा के कार्यकाल तक रहता है। ये सेम जो अध्यक्ष थे उन्हीं के जैसे बातें हैं, परंतु इसमें 3 मामलों में इससे पहले भी ये समाप्त हो सकते हैं। वो किस प्रकार से, यदि वो सदन का सदस्य नहीं रह जाता, वैसी स्थिति में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित कर रहा था और जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को संबोधित करेगा, मतलब अपना जो त्यागपत्र है वो एक दूसरे को वो देंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, संबोधित करके हस्ताक्षर के साथ अगर वो पद त्याग देता है तब। यदि लोकसभा तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे अपने पद से हटा देते हैं, मतलब वही 14 दिन के पूर्व 14 दिन के पूर्व ही उसे बताना पड़ेगा कि आपके जो खिलाफ इस प्रकार की कुछ बातें रखने जाने वाली है, तो ऐसी स्थिति में उसे हटाया जा सकता है। वो ये 3 बातें थी, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष के लिए थी वही बातें लोकसभा के उपाध्यक्ष के लिए भी होती है। अब शपथ के बारे में बात करते हैं। जो लोकसभा का अध्यक्ष है और लोकसभा का उपाध्यक्ष है, दोनों किसी प्रकार की शपथ नहीं लेते हैं। वो जो शपथ लेंगे वो साधारणतः सांसद के रूप में शपथ लेंगे, जैसे आम सांसद किसी क्षेत्र से चुनकर आता है उसी के तहत वो भी अपना जो पद ग्रहण करते हैं वो एक सांसद के रूप में ही पद ग्रहण करेंगे, उसी के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन स्पेशल तौर पर अध्यक्ष के या उपाध्यक्ष के तौर पे वो कभी शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न अक्सर बनता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको ध्यान देना है कि लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो वो इस पद के आधार पर शपथ नहीं लेता। वो लेता है शपथ तो सिर्फ सांसद के रूप में, जैसे सभी आम सदस्य लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बातें यहीं पे कंप्लीट होती है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई, इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। इसमें आपको करंट अफेयर और इससे संबंधित जो भी PDF होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसी के साथ हम चलते हैं एक नए वीडियो में, कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।